जितना जन समर्थन जनता ने इस बार दिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा जन समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को मिला होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि जन समर्थन मिला है। वही जब वोट में बदला जाएगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया, पूरब में भी पश्चिम में भी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, इन दलों के साथ सीटों को लेकर कब तक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा? बहुत जल्दी इन दलों के साथ गठबंधन हो चुका है। सीटों का भी तालमेल कैसे करना है बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। टिकटों को लेकर? टिकटों को लेकर स्वाभाविक है, कोई बहुत बात ऐसी नहीं है जो कहीं खींचतान होगी, क्योंकि पहले टिकट पे बात हुई थी, उसके बाद गठबंधन हुआ था। यानी आपके लिस्ट भी तैयार है अब? लगभग नाम तय हैं, और जब फेजेस में चुनाव होगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी अपनी सूची जारी कर चुकी होगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे अखिलेश यादव, जी न्यूज़ पर पहली प्रतिक्रिया। जी न्यूज़ से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करेंगे, और साथ ही साथ टीवी चैनल पर स्पेस को लेकर चुनाव आयोग से कहा है इसके लिए भी नियम तय किए जाएं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 7 फेजेस में वहां पर मतदान होगा, और बड़ा फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है वो है 15 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा, बाइक, साइकिल या कोई भी व्हीकल रैली या फिर कोई फिजिकल रैली नहीं। और इसी पर आप देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो कह रहे हैं जिन पार्टीज के पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें दिक्कत होगी। तो सियासत शुरू हो चुकी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, सैयद असीम वकार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और गजेंद्र साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। सैयद असीम वकार, आपसे शुरू करूंगी। 15 जनवरी तक किसी भी फिजिकल रैली, व्हीकल रैली, पद यात्रा, सब पर रोक, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, या आपको भी चिंता हो रही है? देखिए, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिसको चौंकाने वाला कहा जाए। हम लोग कल ही इस पर बात कर रहे थे, तो हम लोग पूरी तरीके से जानते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज की जाएगी। देखिए, सरकार में बीजेपी है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उनकी रीच बहुत है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनकी रीच अपोजिशन से ज्यादा है। उनके दोस्त भी बहुत हैं, बीजेपी के दोस्त भी बहुत हैं, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी। अपोजिशन के लिए परेशानी वाला ये फैसला है। अच्छा, आप इसे परेशानी वाला फैसला बता रहे हैं। वकार साहब, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मायावती का रिएक्शन है चुनाव की तारीखों के ऐलान पर, उनकी प्रतिक्रिया है सभी पार्टियां आचार संहिता का पालन करें, ये मायावती कह रही हैं। सभी पार्टियां आचार संहिता का पालन करें। तो सभी पार्टियां आचार संहिता का पालन करें, ये मायावती कह रही हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी कह रही है कि कई ऑफिसर्स की शिकायत वो करेगी, इसलिए शिकायत करेगी, और महंगाई को भी हराएं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, दालें, इनके दामों ने इन 5 प्रदेश और देश में लोगों की जिंदगियां दूभर कर दी। मौका है इन 5 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और महंगाई को भी हराएं। किसानों के पास इन प्रदेशों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में मौका है कि किसानों की लखीमपुर खेड़ी में जीप के टायरों के नीचे कुचलकर हत्या करने वाले और उन लोगों को मंत्री पद, देश का कानून मंत्री, देश का होम मिनिस्टर बनाकर बिठाने वाले भारतीय जनता पार्टी को सजा दे। किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक वाकई में रचनात्मक आकार और कंपलसरी आकार देने के किसान के सपने को, जिस पर 300। सैयद असीम वकार, बात पूरी करें। प्रेम शुक्ला, उस पर आपका जवाब जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं, 24 घंटे के अंदर मेरी बात पर सारा का सारा अपोजिशन इकट्ठा हो जाएगा, मैं यकीन से कह रहा हूं। कल भी मैं आश्वस्त था इस बात के लिए कि इस तरह के फैसले आएंगे। अब मैं चुनाव आयोग से गुजारिश कर रहा हूं, इसको मेरी मांग समझ लीजिए, मेरी गुजारिश समझ लीजिए। सीधी सी बात है कि अगर आप वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं तो देखिए,
कहीं कहीं मुझे ये भी शक है कि सोशल मीडिया पे कभी कभी ये भी होता है कि आपने कोई वीडियो या पोस्ट डाली तो उसकी रीच कम कर दी जाती है, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए उसकी रीच कंट्रोल कर ली जाती है, कम रीच हो जाती है। मेरी चुनाव आयोग से मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक टाइम फिक्स करें सभी पार्टियों के लिए जो चुनाव में हैं, और उसकी गाइडलाइन जारी करें कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर सरकार के नेताओं की टाइम दिया जा रहा है, फर्ज कीजिए आधा घंटा, तो अपोजिशन के नेताओं को भी आधा आधा घंटा ही उस पर टाइम दिया जाए। पूरा अपोजिशन अपनी बात रखे। ऐसा ना हो कि जो सरकारी नेता हैं, जो सरकार की तरफ से, तो पूरा पूरा दिन चलाया जाए, उनकी बात रखी जाए, और विपक्ष के लोगों को एकदम जीरो कर दिया जाए, उनकी बात पहुंचे ना। मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं, आपने ठीक है, आपकी गाइडलाइन है, फॉलो करना चाहिए, करेंगे फॉलो, लेकिन हम लोग की मांग भी आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप सरकार की तरफ से जो सरकार के नेता हैं सैयद असीम वकार साहब, आप गलत प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वक्त आपको एक डिस्कशन में किसी प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं जी न्यूज पर मिलता है। खैर, आपने सवाल उठाया, प्रेम शुक्ला, आपका जवाब। जी, और ये सिर्फ इनका कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ सैयद असीम वकार का कंसर्न नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज कर चुके हैं, वो पिछले 1 महीने से टूर कर रहे थे, सीएम योगी को 10 से 15 बार मिल चुके हैं। रूलिंग पार्टी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो वीकर पार्टीज हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। रूलिंग पार्टी कंफर्टेबल सिचुएशन में। देखिए, हर किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग से अपनी बात रखने का अधिकार है, हमारी उस पर कोई आपत्ति नहीं, अपनी बात रखें, निर्वाचन आयोग योग्य निर्णय लेगा। अब सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय 51% जनादेश प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हमारे पास पन्ना प्रमुख है, हर विधानसभा हमारे पास बूथ केंद्र, हमारे पास शक्ति केंद्र है, हमारे पास कार्यकर्ताओं का बड़ा संजाल है। अब क्या इसलिए निर्वाचन आयोग कह देगा कि कल से उत्तर प्रदेश के जो है अन्य, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थकों की संख्या, मतदाता समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इनका मत निकाल कर जो है वो विपक्ष में डाल दिया जाए, ऐसा नियम हो सकता है क्या? अब उनको किसी को मांग करनी कर सकता, करता रहे। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए पूरे 5 वर्षों तक सतत हमारे कार्यकर्ता मैदान में रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जनता से कनेक्ट बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं हमारा जनता से कनेक्ट बेहतर है, आप बहानेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि कैसे चुनाव की तारीख आए, क्योंकि वो 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से दर्द उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और अपनों को कोविड काल में जिस तरह से खोया है, वो वोट के माध्यम से आपको 10 मार्च में पता चल जाएगा। अपना बदला उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ले लेगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके पास संसाधन ज्यादा है। संसाधनों की चूंकि उनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो ये जिम्मेदारी अब ज्यादा इलेक्शन कमीशन की हो जाती है कि सभी पार्टियों को स्पेस जो मिले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में, वो बराबरी का मिले, तभी लोकतंत्र जीत पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र को जीतने के लिए जरूरी है, और ये मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पे जरूर कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस तरह से चुनाव आयोग को भी जिम्मेदारी का एहसास तो हो रहा होगा कि भाई जो पार्टी जिनके पास संसाधन ज्यादा है, किसी को फायदा, किसको नुकसान हो रहा है? आपको लग रहा है बीजेपी को फायदा हो रहा है? थोड़े दिन पहले तो आप बता रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ बहुत प्रचंड लहर चल रही, बीजेपी के खिलाफ है लहर, आपके फेवर में है। आज आप करें बीजेपी को फायदा हो रहा है। सर, मैंने क्या बोला, क्या सुना आपने? समस्या तो आपके साथ भी, कानों में भी लग रहा है मुझे। सर, आप निजी टीका टिप्पणी कम किया कीजिए, अपनी पार्टी से जुड़ी हुई बातें ज्यादा किया कीजिए, और अपने अध्यक्ष को सुना कीजिए। आपने सुना? अच्छा, आप ही की डिबेट की क्लिप भेज दूंगी आपको। जब भीड़ दिखा रहे थे अपनी पार्टियों की, जब अपनी पार्टी की भीड़ दिखा रहे थे, वो क्लिप आपको भेज दूंगी। मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, निजी टीका टिप्पणी मत किया कीजिए। अच्छा, नहीं, आप, मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना? मैंने जो सुना सुन लिया, जो आपसे सवाल बनता है वही मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने आपसे कहा हमारा जनता के साथ कनेक्ट बेहतर है, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। आपका भी तो जनता के साथ कनेक्ट था ना। कल तक जब भीड़ दिखा रहे थे आप, आज जनता के कनेक्ट से डर गए। अच्छा, हो गया ना, आप नहीं जीत रही, परेशान मत होइए। आप काहे इतने परेशान हैं? आप निजी टीका टिप्पणी करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, छोड़ दीजिए। अरे तो सिर्फ 15 जनवरी नहीं, रैली और रोड शो पूरे चुनाव में बंद होने चाहिए। 15 जनवरी तक फिलहाल इलेक्शन
कमीशन ने रोक लगाई है। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ 15 जनवरी नहीं, रैली और रोड शो पर पाबंदी होनी चाहिए। जवाब आप देख लीजिए, 99% लोग कह रहे हैं हाँ, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं, पोल कह रहा है, अभी तक जो रिस्पांस मिले उसके मुताबिक। सैयद असीम वकार, अभी जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा हमारा जनता से कनेक्ट बेटर है। नहीं, कनेक्ट हम लोग का भी बेहतर है। इस जो हमारा बेहतर कनेक्शन था जनता से, उस कनेक्शन को डिसकनेक्शन करने के लिए ही कुछ चीजें लाई जाती हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मांग रख रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था, उस पर डिस्कशन हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप होती तो आप ये कहती कि कल जो मैंने जो बातें कही, इलेक्शन कमीशन ने लाइन बाय लाइन वही गाइडलाइन जारी की। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हमारा कनेक्शन बेहतर था, इसी कनेक्शन से डर कर कहीं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, प्रचंड बहुमत की बात वो कर रहे हैं। जल्दी से असीम वकार, आप बात पूरी कर ले, 30 सेकंड सर, प्लीज जल्दी। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि कल हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। अगर आप होती तो आप भी कहती कि जो कल मैंने लाइन बाय लाइन कहा था, वही लाइन बाय लाइन आज चुनाव आयोग से जारी हुआ है। दूसरी बात, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा था। हमारे जनता के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं कि सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में बराबर का वक्त दिया जाए, गाइडलाइन जारी की जाए। दूसरी बात, मैंने भी आपसे कहा था कि मैं जो मांग करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा होगा। आपके सामने मिसाल है कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरी बात में हाँ मिलाई, बिल्कुल जारी तो होना ये चाहिए। कहेंगे आपने उनकी बात में हाँ मिलाई है, उनके अध्यक्ष पहले बोले हैं ये बात, उनके द्वारा ये पहले कहा गया है। उनसे पूछ तो लीजिए एक बार, अखिलेश यादव ने क्या कहा था, सुन लीजिए, आप भी सुनिए। आपको जो दिल में। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस चुनाव में सबसे बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अखिलेश जी, जिस परीक्षा की तारीख का इंतजार था उसकी घोषणा हो चुकी है, क्या तैयारी है आपकी? 10 मार्च और चुनाव की तारीखों का पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा था। जिन सपनों को दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो वादे किए गए थे, आज पीछे मुड़कर के जनता देखती है, हर वादा जुमला निकला। इन्होंने एक बार जनता को संकल्प पत्र दिखाया, उसके बाद संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। आज अगर पन्ने बाई पन्ने उठाएंगे उनका संकल्प पत्र, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। न किसान की आय दोगुनी हुई, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को न नौकरी मिली है, न रोजगार मिला है, महंगाई बढ़ी है,
लॉकडाउन में किस तरीके से मजदूर अपने घर पहुंचे हैं अपने साधनों से। उस समय जब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, इन्होंने मजदूर को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। कोरोना के समय पर लोग यहाँ भागते रहे दवाई के लिए, अस्पताल के लिए, बिस्तर के लिए, और ऑक्सीजन सरकार नहीं दे पाई। इस सरकार ने ऑक्सीजन जनता को नहीं दे पाई। इसलिए व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, हर वर्ग के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन्हीं तारीखों का जनता इंतजार कर रही थी। ये तारीख आ गई हैं। 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इस बार 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है, जनसभा पर रोक लगा दी है, रोड शो पर रोक है। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग दोबारा इसका रिव्यू करेगा। किस तरह से आप देखते हैं चुनाव आयोग के नए नियमों को? जो पाबंदियां लगी हैं, जो नियम बने हैं, उन नियमों को पूरी तरीके से पालन समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन अगर वर्चुअल रैलीज बढ़ेंगी या टीवी पर प्रचार ज़्यादा बढ़ेगा तो वही दल ज़्यादा प्रचार करेंगे जिन पर संसाधन है, जिन्होंने टीवी चैनलों पर लगातार विज्ञापन दिए हैं, सरकारें उनकी हैं, उन्हें ज़्यादा टीवी स्पेस देगा। जिन पार्टियों की कोई सरकारें नहीं हैं, जिन पार्टी की कहीं सरकार नहीं है, विपक्ष में है, उनके लिए कम से कम इलेक्शन में सोचे कि उनको बड़े बड़े चैनलों पे, नेशनल चैनल हों, स्टेट के चैनल हों, उन पे स्पेस कैसे मिले। आप ये मांग कर रहे हैं कि डिजिटल स्पेस का कोई नियम चुनाव आयोग बनाए? ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन जहां आज तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिन पर प्रचार किया जा सकता है, वहीं टीवी चैनल्स भी हैं जो घर घर में पहुंच चुके हैं, मोबाइल पर हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्पेस उन दलों को नहीं मिलेगा जिन दलों की सरकारें नहीं हैं। उसमें तो बीजेपी नंबर 1 है। इसलिए इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन चैनलों पर, चाहे वो प्राइवेट चैनल हों, चाहे वो नेशनल चैनल हों, सरकार के चैनल हों, उन चैनलों पर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जिनकी सरकारें नहीं हैं, जो रीजनल पार्टी, उन्हें स्पेस कैसे मिले, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। आपके मुद्दे अब क्या रहने वाले हैं? आज आपने एक और संकल्प अपना बताया कि लैपटॉप फ्री में देंगे। पहले 300 यूनिट बिजली फ्री, अब लैपटॉप। तो क्या इन मुद्दों के सहारे आप उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने नए साल पे ये तय किया था कि गरीबों का, किसानों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का 300 यूनिट का बिल 0 आएगा। अनुराग भदौरिया, इस इंटरव्यू से पहले अभी सैयद असीम वकार कह रहे थे पूरा विपक्ष उनके साथ जाकर खड़ा होगा। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि रिसोर्सेज जिसके लिमिटेड हैं उसके साथ में उन पार्टियों के लिए दिक्कतें हैं। देखिए, पोस्टर हटाने शुरू कर दिए गए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद गजेंद्र साखला प्लीज। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है, समाजवादी पार्टी कह भी रही है कि भाई देखो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में बराबर का स्पेस मिले, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा, तभी लोकतंत्र की जीत हो पाएगी। क्योंकि जनता तो इंतजार कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ना है, लेकिन जो स्पेस मिलना है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चूंकि अब वर्चुअल रैली होनी है और अब पब्लिक रैली होंगी नहीं, चूंकि साइकिल यात्रा पे भी रोक है, नुक्कड़ पे भी रोक है, तो अब चूंकि एक ही 2 ही माध्यम बचते हैं, या तो टीवी है, टीवी प्राइवेट टीवी भी है और डीडी ने यहाँ दूरदर्शन भी है। जो प्राइवेट चैनल है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को इस बात में रखना चाहिए कि भाई सबको बराबरी का स्पेस मिले, तभी यहाँ लोकतंत्र। ठीक है, फैजान खान, जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद गजेंद्र साखला प्लीज, जल्दी जल्दी। देखिए, यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत करते। बहुजन समाज पार्टी का आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर करेगी। आपको पता है दीदी, चुनाव मैं वर्चुअल रैली पर आपका रिस्पांस मांग रही हूँ सर। अभी आप कैंपेन मत कीजिए, कैंपेन के लिए तो आपको जनता के बीच जाना है, वो तो जनता के बीच आप कन्विंस करेंगे उन्हें अपने तरीके से। आपसे मैं पूछ रही हूँ जो वर्चुअल रैली को लेकर, जो अभी तक समाजवादी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, वही आपकी पार्टी का भी स्टैंड है क्या? वैसे आप तो खैर फिजिकल रैली नहीं कर रहे थे, दुरुस्त कर दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खास तौर से आज इस बात का ऐलान किया है और अपने पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना काल में इस तरह चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के साथ साथ हमें जनता के जान का भी देखना है। तो जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल, तो आपको कोई शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन से? आपको कोई शिकायत नहीं? जो डिसीजन लिया बेस्ट डिसीजन था? यस, हम तो स्वागत करते हैं। आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को नुकसान होगा?
हमें किस बात का नुकसान होगा? हम तो 2022 नहीं, यहाँ पर तो गिना रहे हैं। अभी असीम वकार जी कह रहे हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली पार्टी हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, कांग्रेस कह रही है, अभी अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं रूलिंग पार्टी को फायदा होगा। चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से अपनी बात थोड़ी ना कही है। अभी 15 जनवरी तक रोक लगाए, उसके बाद समीक्षा होगी, तमाम चीजें आने वाली हैं। लेट्स सी क्या और आगे आता है, क्या डिसीजन चुनाव आयोग। ठीक है गजेंद्र साखला, अभी तो उन्होंने इसको क्या अभी रोक लगाया है ना। ठीक है सर, ठीक है। किसे नफा किसे नुकसान जी। और क्या इसमें नफा नुकसान की बात भी होनी चाहिए क्या वर्चुअल रैली की जब बात करें, और खासतौर पर पेंडेमिक के दौरान? नफा नुकसान तो देश की जनता तय करेगी जिनको वोट डालना है। बाकी जो चुनाव डिक्लेयर हुआ, इस चुनाव डिक्लेयर में कांग्रेस इस बात की मांग करती है कि जब वर्चुअल रैलियां होगी तो इसमें सभी चैनलों पर और पर सभी पार्टियों का स्पेस जो है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाना चाहिए कि सबको उसके अंदर बराबर की भागीदारी मिले, जिससे वो अपनी बात को रख सके। और जब कोरोना काल की स्थिति है देश के अंदर, तो अब चूंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, वरना अगर डेट डिक्लेयर करने में भी थोड़ा इंतजार कर लिया होता तो भी ठीक होता, लेकिन अब चूंकि डेट डिक्लेयर चुनाव आयोग कर चुका है, अच्छा, आप ही चाहते थे कि अभी इलेक्शन ही ना होता? तो वर्चुअल रैलियों के लिए जी आप ये चाहते थे अभी चुनाव ना होता? क्या करें आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये जो कोविड काल है, इस काल को थोड़ा देख लेते, कल को क्या स्थिति रहेगी। जैसे उन्होंने 15 जनवरी तक रोक लगाई है, हो सकता है कोविड काल थोड़ा लंबा चले, तो उस स्थिति के अंदर वोट डालने की स्थिति भी क्या रहेगी। नहीं, ये जी जी देखिए, ये निर्णय तो निर्वाचन आयोग का है। अब इसका उत्तर भी निर्वाचन आयोग का कोई प्रतिनिधि दे सकता है, चूंकि निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण करने का अधिकार आपका भी तो स्टैंड होगा ना सर। निर्वाचन आयोग का है। किसी इलेक्शन कमीशन तो इस पे जवाब देगा, जाहिर तौर पर उनका प्रेरोगेटिव है। आपकी पार्टी का क्या कहना है? अच्छा प्रश्न है। नहीं, अदिति जी, निर्वाचन आयोग के समक्ष सारे दलों ने ये कहा था कि समय पर चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस ने भी यही कहा था, सपा ने भी यही कहा था, बसपा ने भी यही कहा था। जो भी निर्वाचन आयोग की बैठक में दल गए थे, हर दल ने कहा था समय पर चुनाव होना चाहिए। अब जब समय पर निर्वाचन आयोग ने निर्णय दे दिया, जो है तिथियों की घोषणा कर दी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, समय पर नहीं होना चाहिए था। जरा साखला जी से पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष ये क्यों कहा कि समय पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है साखला जी, आज साखला जी क्यों परिवर्तित? आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं बात को डाइवर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता होगा कि देश के अंदर कोरोना की विषम स्थिति हफ्ते भर में आई है, एक सप्ताह से आई है। तो एक सप्ताह के अंदर ऐसी स्थिति बनी है कि कोविड काल के अंदर अभी लगातार पेशेंट हर डे, आप देखिए हजारों की संख्या में, देश के अंदर लाखों की संख्या में बढ़ने की स्थिति है। निर्वाचन आयोग के पास शिष्टमंडल भेजिए ना आप। ये मेरा सुझाव है कि इसको थोड़ा नहीं, आप अपना सुझाव जो है निर्वाचन आयोग के पास आपकी पार्टी जो है अधिकृत रूप से रखा है। आपके सुझाव को आपकी पार्टी अधिकृत रूप से निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने की अधिकारी है। बिल्कुल साहब की बात सही है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य वो बात थी आज से 13-14 दिन पहले की। 14 दिन के अंदर अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते फिर से रखाइए आप, करीब स्थितियां निर्वाचन आयोग का समय मांगिए, फिर से कह आइए। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं एक मानवीय दृष्टिकोण से इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं देश के अंदर, जैसी स्थिति है, अगर कैजुअलिटीज बढ़ना और ज्यादा शुरू हो गई तो बड़ी विषम स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर 5-7 दिन और इंतजार क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार वर्चुअल प्रमोशन की बात कर रहा है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात कर रहा है, ऑनलाइन प्रमोशन की बात कर रहा है, आपको लगता है इससे आपकी पार्टी एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में जाती है, नुकसान होता है आपकी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले? जो शक अगर हमें हो रहा है, अगर उस स्टैंडर्ड से चुनाव में प्रचार की परमिशन हुई और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मैंने सोचा है वही हुआ, तो हमको तो डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, हमें तो यकीन है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया, मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि सोशल मीडिया में एक बात बोली जाती है कि रीच रोक दी गई। डिस्कनेक्ट हो गए, रीच रोक दी गई, रीच नहीं, वो सवाल मैं पूछूंगी सर, आप उसे बीजेपी थोड़ी कंट्रोल करेगी उसे, वो तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, वो तो बीजेपी थोड़ी ना आपकी रीच कंट्रोल करेगी। अरे मैडम, बीजेपी तो न जाने क्या क्या कंट्रोल कर रही है, समझ गई आप मेरी बात?
नहीं सर, ये समझने समझाने की बात नहीं, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, फैक्चुअल सवाल पूछती हूँ, समझने समझाने की बात नहीं करती मैं। बोलता हूँ मैडम। नहीं सर, हाँ, ये समझने समझाने का तरीका मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जनता जो है वो उससे ज्यादा समझती है। नाराज बहुत होती है। नहीं सर, मुझे नाराज होने का कोई, नाराजगी टीवी पर लाने का मेरा कोई मेरे पास अधिकार ही नहीं है सर, मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है सर। वो नाराजगी तो मैंने आपको छोड़ दी है ना, आप कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे सर? प्रॉब्लम ये है कि आप हम लोग को समझती हैं बच्चा, बोल जाती हैं, फिर पलट के जवाब आता तो फिर आप नाराज होती हैं। सर, आपको बच्चा समझने की भूल मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद बच्चा हूँ, आपकी परिपक्वता के सामने तो मैं बहुत बच्ची हूँ, क्योंकि मैं तो कॉमन सेंस और लॉजिक पे बात करती हूँ सर। मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ना, मुझे जाके वोट भी नहीं मांगना सर, वो तो परिपक्वता का अलग लेवल है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, बीजेपी को किस तरह से फायदा होगा, थोड़ा सा आप इलेबोरेट कीजिए, दर्शकों को समझ आएगा ना सर आपकी बात। आपके पास प्लेटफॉर्म है, तब से आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, मैं अध्यक्ष साहब से कह रहा था, मैं कह रहा था, बताइए कैसे फायदा होगा? मैडम देखिए, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन की लगाम वहां है, कहाँ है ना, समझ गई ना, वो लगाम है वहां। नहीं, मैं नहीं समझी सर, समझाइए। सब वहीं कंट्रोल हो रहे हैं। नहीं सर, समझी नहीं मैं। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहाँ बहुत सी चीजें कंट्रोल की जाएंगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप यहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं किसकी लगाम, कौन कंट्रोल करता है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। मतलब आप कुल मिलाकर, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी लिमिटेड समझ में जो मुझे समझ आया सर, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ आपकी बड़ी बड़ी बातें। आप ये कह रहे हैं कि इस देश की जनता को कुछ नहीं आता, इस देश की जनता को कुछ समझ नहीं आता, नेता जो समझाते हैं जनता बस वो समझ लेती है, यही समझा रहे हैं आज आप मुझे? ये समझा, आपको समझा नहीं रहा हूं मैं, आपको नहीं समझा रहा हूं, जिनको समझाना है वो समझ रहे हैं, जो आपके व्यूअर्स है ना, दर्शक, वो तो बहुत कुछ समझ रहे हैं, वो तो आपको देख ही रहे, इसलिए तो बुलाया है आपको इस प्लेटफॉर्म पे। आप समझे ना समझे उसकी फर्क नहीं पड़ता है, जिनको समझा रहा हूं और जो समझ रहे हैं, हमारे लिए वो बहुत है। थोड़ा सा खुल के समझाइए ना, उनको समझने में आसानी होगी। नहीं समझा दिया मैंने। नहीं, समझ में उलझ जाएंगे तो फिर आपकी बात कैसे समझेंगे, उलझन में कैसे समझेंगे? बताइए ना, बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है, बताइए थोड़ा सा। अब ऐसे ही फायदा हो रहा है कि जैसे पूरे 5 साल गुजर गए, मीडिया ने, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बीजेपी से सवाल ही नहीं पूछा, सारे सवाल वो विपक्ष से पूछती रही। सर, आप डिबेट में आए नहीं लग रहा है, वैसे तो आप कई डिबेट में आए जी, पर आपको वो सवाल सुनाई नहीं दे। खैर, वो तो आपकी दिक्कत नहीं है, वो तो सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, वो तो सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, आपका नहीं, कई लोगों का प्रॉब्लम है। और आप ये बताइए कि मीडिया इस देश में चुनाव जिता रहा और हरा रहा है, इस देश की जनता नहीं करती है फैसला। मैं चाहती हूँ दर्शक ध्यान से सुने, आज जो भी पार्टीज बोलेंगी वो आज आपको ध्यान से सुनना है। और जब मैं आप कह रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर देख रहे हो या टीवी पर देख रहे हो, अपनी समझ पे देखिए, आपके नेता, आपकी जिन पार्टियों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो असीम वकार ये कह रहे हैं, मीडिया जो समझाएगा वो समझेगा वोटर, ये समझा रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कह रहा हूं। ठीक है सर, आपने बहुत कुछ कहा अपनी लीडरशिप के बारे में भी, अपनी इस एक लाइन में, कि आपकी लीडरशिप किस तरह से समझा नहीं पाती है, वोटर के साथ उसका कनेक्ट नहीं है। मतलब आपने लोकतंत्र के जितने भी कनेक्ट्स थे उनको तोड़ दिया असीम वकार जी। मैं तो सोच रही बहुत वरिष्ठ हैं आप जो दिल चाहे कहिए, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप जो समझ में कहिए, लेकिन जनता को जो समझना था उसने समझ लिया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। हाँ सर, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास कुछ बोलने को बचा नहीं। मेरे समझाने से जनता को समझने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाती हूँ, बात सुनाती हूँ, उसके बाद जनता जो समझना चाहती है समझती है। प्रेम शुक्ला, आपको फायदा होगा, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके विरोधी। देखिए अदिति जी, अभी आप इस टेलीविजन चैनल पर बैठी हुई हैं और आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, क्या उत्तर प्रदेश में 0 सीट रखने वाली AIMIM से ज्यादा समय दिया, सिर्फ 47 सीट वाली सपा से ज्यादा समय दिया, सिर्फ 7 सीट जीत पाने वाली कांग्रेस से ज्यादा समय दिया? साहब, ये जो कांग्रेस और AIMIM बैठी है, इन दोनों से बड़ा हमारा सहयोगी दल अपना दल है। आपने किसी चैनल पे देखा है कि अपना दल को कोई चैनल निमंत्रित कर रहा हो? शिकायत है आपका भी? जिनका नहीं, मैं दर्द नहीं बता रहा हूँ, जो दर्द प्रकट कर रहा हूँ उनको बता रहा हूँ। चैनल आपको सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। नहीं, अच्छा, नहीं, शिकायत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया लगातार जो जीरो वाले दल हैं उनको भी 311 के बराबर खड़ा कर रही है, फिर भी जीरो वालों का जो दर्द है घट ही नहीं रहा है। जिनका 47 उनको 311 के बराबर खड़ा कर रही है, फिर भी 47 वाले को शिकायत है।
311 वाले को शिकायत नहीं है। शिकायत कौन कर रहा है? जिसकी एक सीट अब तक जो है उत्तर प्रदेश में जीतने में सफलता पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हासिल कर सका है, वो शिकायत कर रहा है कि साहब 311 वाले को आप ज्यादा समय दे रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतों का कोई औचित्य नहीं है। मीडिया से लड़कर आप कुछ नहीं हासिल करने वाले हैं। जनता के बीच जब तक आपकी साख नहीं बनेगी, जब तक जनसेवा के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, जनता जनादेश नहीं देगी, शेष आप निर्वाचन आयोग के पास अपनी बातें रख सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। मीडिया को तो मीडिया बेचारा सवाल पूछ लेती है। चलिए, अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के कि आप कम से कम आप मीडिया को सम्मान देते हैं सर। लेकिन अब सुनिए सर, हम सीट के आधार पर तय नहीं करते। मैं चाहती हूँ असीम वकार साहब भी थोड़ा सा ध्यान से सुने, सुन पा रहे हो अगर मुझे तो सुन पा रहे हो तो ध्यान से सुने। असीम वकार साहब भी, जब हम अपने गेस्ट का चयन करते हैं, जी न्यूज के लिए मैं बोल सकती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं बैठती हूँ, हम सीटों के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते, पैनलिस्ट नहीं चुनते। शायद यही वजह है। असीम वकार साहब ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे तो क्लिप भी भेजूंगी, देख लीजिएगा इस डिस्कशन में आप कितनी देर बोले सर। जो आपने समझ में लोगों को उलझा दिया, आप कितनी देर बोले सर। अखिलेश यादव जी कितनी देर हुई है? 32 मिनट। पिछले 35 मिनट में जरूर चेक कीजिएगा अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव का इंटरव्यू, आपको कितना वक्त इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मिला। सीट इसका आधार नहीं हो सकती, हर स्टेक होल्डर का सम्मान करते हैं इसलिए। सैयद असीम वकार, अब आपको हमले करने हैं मीडिया पे तो करें सर। बहुत शुक्रिया, मुझे भी तो बोलने का मौका दे दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए, अब असीम वकार जी से पूछ रही हूँ, एक सेकंड बोल तो लीजिए, उनकी सुन तो लीजिए। इस सम्मान के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। आप स्टेक होल्डर हैं, आपके लिए किसी को आपको शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, बस निजी हमले ना किया कीजिए। जी, मैंने हमला ही नहीं किया मैडम, मैं तो आपका अकेले एक बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात कर रहा था। आई वॉज नॉट इंडिविजुअली, मैं किसी के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। मेरे दिल का एक दर्द था, मैंने कहा आपसे, आपका प्लेटफॉर्म एक जरिया है अपनी बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का। वो प्लेटफॉर्म जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है उसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है। अनुराग भदौरिया, करीब 14 मिनट का इंटरव्यू चला है हमने अखिलेश यादव का, करीब 14 मिनट का। असीम वकार साहब आवाज आ रही है? असीम वकार साहब बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, आपके जरिए से जो आपने मुझे मौका दिया अपनी बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का, जी मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन मेरी बात को सुने, उस पर गौर करे, डिस्कशन करे, और अगर मेरी बात बेहतर लगे तो एक गाइडलाइन जारी करे। ठीक सर। आगे 15 तारीख को नई गाइडलाइन आएगी, हो सकता हो रैली खोले, हो सकता हो ना खोले, या कोई और गाइडलाइन दे। मैं चाहता हूं कि सबको बराबर का एक टाइम देकर, एक तरीका जैसे अमेरिका वगैरह में चुनाव होते हैं, वहां तो मीडिया पे ही होते हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। सैयद असीम वकार जी, मुझे पता है आपको जाना है सर, न्योता असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है सर। बोलिएगा प्रेसिडेंट साहब से अपने, बोलिएगा ओवैसी साहब, जी न्यूज का प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए, जब वो चाहे बात रखे, जो बात रखनी चाहे आए तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ही वक्त दिया था सैयद असीम वकार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, आपने तो शुक्रिया बोल दिया, तो मैं सोचा, तो आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया, तो मैंने सोचा डिबेट खत्म हो गई। सर इसीलिए तो आपको कहती हूँ, आप बहुत सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं। शुक्रिया सैयद असीम वकार का था। अरे भाई, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, दोनों का तार्किक तौर पर बात कर लीजिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपको भी शुक्रिया कहूंगी अब से करीब 2-3 मिनट बाद, चिंता मत कीजिए। नहीं, वो तो शुक्रिया होना ही है सबको, समय सबके लिए बंधा हुआ है। जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, हमने आपको साफ साफ बोला कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है, किसी पे कोई किसी के आरोप नहीं लगा रहा है। मैंने आपको क्या बोला, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिले, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। ये तभी तो लोकतंत्र यहाँ पे स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं होनी जरूरी है, क्योंकि पहले इस तरह का इलेक्शन कभी हुए नहीं है, जिस तरह का इलेक्शन पहली बार ये होने जा रहा है। तो ये अब जिम्मेदारी नए तरीके से चुनाव आयोग की भी हो जाती है कि वो किस तरह से इसको मॉनिटर करेगा, किस तरह से देखेगा, किस तरह से वो इसको समझेगा कि भाई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और जो ये वर्चुअल रैलीज हैं, इन पे सबको बराबर का समय मिले,
जिससे कि सबको बराबर का अधिकार मिले। ये नहीं हो कि भाई जिसके पास संसाधन ज्यादा है उसे ज्यादा समय मिल जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिसपे संसाधन आपके पास संसाधन है या नहीं है? मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ संसाधन की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये डिसीजन चुनाव आयोग करेगा, समाजवादी पार्टी कहां से कर लेगी? समाजवादी पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सवाल नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, आपके अपनी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसे लेकर सवाल कर रही हूँ सर। नहीं, वो हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो तो है ही, लेकिन वो जो देखिए आप एक डिजिटल प्रेजेंस अलग होती है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो यहाँ पे दूरदर्शन है या यहाँ पे जिस तरह का आकाशवाणी है, बहुत सारे सरकारी संस्थाएं भी हैं, बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। अब उसको कैसे चुनाव आयोग मैनेज करेगा ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। गजेंद्र साखला, एक सवाल मेरा आपसे भी है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो पहले से ही ऑनलाइन जाने की बात कर रही थी, जो कि अच्छी बात थी, उन्होंने हालात को लेकर डिसीजन लिया, तो फिर आज शिकायत किस बात की? साखला जी नहीं, शिकायत नहीं है। शिकायत तो अभी आपके सामने, आपको भी पता है कि परिस्थितियां अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर देश की परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कोविड को लेकर के, और इस वेरिएंट के बारे में भी वायरोलॉजिस्ट की राय है कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होकर के जल्दी रैपिड तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है, और चिंता की बात सभी लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व होना है, हर तबके के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की कि अगर अनाउंसमेंट करने के अंदर हम थोड़ा सा इस कोरोना की स्थिति को और करीब से देख लेते कि भाई ये कहां तक जाकर के किस तरह से इसकी स्प्रेडिंग, सर आप तो वो बात कर रहे हैं जिसे लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड इलेक्शन कमीशन के सामने अलग रहा है। कब उसका स्लाइड, आप वो बात रख रहे हैं जिसे लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड इलेक्शन कमीशन के सामने अलग रहा है। फैजान खान जी, ये कंप्लेन क्यों रही है? सियासत है, ये मजबूरी है, ये क्या है? नहीं देखिए, अब जिसको शिकायत करना है शिकायत करे। अब आचार संहिता, आपको इनकी शिकायत सही लग रही है? पूरा कंडक्ट जी, आपको इनकी शिकायत सही लग रही है? नहीं, अब इनकी शिकायत अपनी जगह है। अब हम अपनी मीटिंग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, और हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से पालन करेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे, और अपने कार्यकर्ता, अपने जनता के बीच में उनके जान की हिफाजत करते हुए अपने प्रोग्राम्स को रखेंगे। और हम 5 साल पूरी तैयारी किए हुए हैं, इसलिए हमें 2022 में जनता चुनने को तैयार है, बेताब है। इसी दिन का इंतजार था भाई। लोकतंत्र में चुनावी त्यौहार की है, तो जाहिर सी बात है 2022 में सारे लोग उत्साहित हैं। और खासा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 5 साल ये जनता ने किस तरह से बेचैनी से गुजारे हैं, वो दिन ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बेचैनी से गुजारे जनता ने 5 साल। नई सरकार आने वाली है, ये जनता चुनाव में खुद ही बता देगी कि बेचैनी थी कि चैन था। कब बेचैनी थी जनता को? जब सिर्फ जो है सुश्री मायावती जो है जब अपने सिर्फ पुतले लगाती थी तब बेचैन थी, कि जब जनता को हर घर में जल पहुंच रहा है, उसका मकान बन रहा है, घर घर बिजली पहुंच रही है, शौचालय बन रहे हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन मिल रहा है। पीछे बोल रहा, मैं तो इनको बहुत सुन रहा था शांति से। ये इनका अधैर्य बता रहा है। ये जिस तरह से बेचारे अस्थिर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इनकी बेचैनी बता रही है कि ये कहीं है नहीं। पिछली बार 19 था, इस बार 2-5 पे आ सकते हैं। तो इनकी दशा जनता बता रही है। जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता किस तरह की है, या इनकी बेचैनी खुद ही जो है चीख कर बता रही है। इनकी बेचैनी बता रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाने में सफलता हासिल की है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जीडीपी 4.5 वर्षों में डबल हुई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 2 गुना हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज मुक्त किया गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फसलों के दाम 2 गुने होकर मिले हैं लोगों को, ये सारी चीजें अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर 10 मार्च को प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रही है, और ये संकेत तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, मुझे यहीं पर इस डिस्कशन को कंक्लूड करना होगा, क्लोज करना होगा। प्रेम शुक्ला जी, गजेंद्र साखला, फैजान खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हर पार्टी के अपने दावे,
अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का इंटरव्यू अभी आपने जी न्यूज पर देखा, वो कह रहे हैं कि भाजपा की विदाई की तारीख है 10 मार्च। अब निगाहें इस बात पर, आप जनता जनार्दन, आपका फैसला ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, आपके फैसले का रहेगा, हमें इंतजार। जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। OLX ऑटो ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं, हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now. न्यूज रश में आपको दिखाते वो वीडियो तेजी के साथ हो रहे हैं वायरल। तंजानिया के खिली पॉल का एक और वीडियो वायरल हो गया है। ट्रेनिंग गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं खिली पॉल। और इंसानों की तरह खाना मांगते नजर आ रहा भालू। खाना देने वाला शख्स उसको बुला रहा है अपने पास। भारतीय सेना के जवानों ने ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हो गया है। तरह तरह के स्टंट करते नजर आ रहे हैं हमारे जवान। और अब ट्रॉली बैग पर बैठी इस बच्ची का क्यूट सा वीडियो देखिए आप। वायरल हो चुका है वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर हो रही है ये वीडियो इस बच्ची की। जावेद हबीब ने लोगों से माफी मांगी है, कहा कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, थूक कर बाल काटते हुए वायरल हो चुकी थी जावेद हबीब की वीडियो। को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंच गए। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। माँ बेटी की पढ़ाई पर हुई बातचीत को मिल रहा सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत सारा प्यार। बच्चा बिना पढ़े बनना चाहता है इंजीनियर। बनूंगा कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मेरे को बता। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। तो इंजीनियर पढ़ाई के बिना नहीं बनते? कैसे बनते इंजीनियर मुझे ये बता। स्कूल में तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, तो तभी तो बनोगे कुछ। फौजी पुलिस बोलते हो सारा दिन बनूंगा कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मेरे को बता। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। तो इंजीनियर पढ़ाई के बिना नहीं बनते? कैसे बनते इंजीनियर मुझे ये बता। Presenting V News app. Available on Google Play and App Store. Download it now.
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं, हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. न्यूज रश में अब आपको दिखाते वो वीडियो तेजी के साथ हो रहे हैं वायरल। तंजानिया के खिली पॉल का एक और वीडियो वायरल हो गया है। ट्रेनिंग जाने पर नाचते नजर आ रहे हैं खिली पॉल। और इंसानों की तरह खाना मांगते नजर आ रहा भालू। खाना देने वाला शख्स उसको बुला रहा है अपने पास। प्रस्तुत तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। आदर्श आचार संहिता लागू, 10 मार्च को नतीजे। Date of counting is 10th March 2000. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव। 10 फरवरी को पहला और 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान। All elections of 5 states will be conducted in September. पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में होंगे चुनाव। 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase. मणिपुर में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। Date of poll will be 27th February 2022 and date of poll. चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी सभा और रथ यात्रा पर लगाई रोक। कहा समीक्षा के बाद जारी होगा आदेश। No road show, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा छोटी पार्टियों को होगा बड़ा नुकसान। should be free, fair. जिन पार्टी OLX ऑटोस ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात। न्यूज रश में अब आपको दिखाते वो वीडियो तेजी के साथ हो रहे हैं वायरल। तंजानिया के खिली पॉल का एक और वीडियो वायरल हो गया है। ट्रेनिंग जाने पर नाचते नजर आ रहे हैं खिली पॉल। और इंसानों की तरह खाना मांगते नजर आ रहा भालू। खाना देने वाला शख्स उसको बुला रहा है अपने पास।
भारतीय सेना के जवानों ने ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हो गया है। तरह तरह के स्टंट करते नजर आ रहे हैं हमारे जवान। और अब ट्रॉली बैग पर बैठी इस बच्ची का क्यूट सा वीडियो देखिए आप। वायरल हो चुका है वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर हो रही है ये वीडियो इस बच्ची की। जावेद हबीब ने लोगों से माफी मांगी है, कहा कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, थूक कर बाल काटते हुए वायरल हो चुकी थी जावेद हबीब की वीडियो। को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंच गए। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है। मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। माँ बेटी की पढ़ाई पर हुई बातचीत को मिल रहा सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत सारा प्यार। बच्चा बिना पढ़े बनना चाहता है इंजीनियर। बनूंगा कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? मेरे को बता। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। तो इंजीनियर पढ़ाई के बिना नहीं बनते? कैसे बनते इंजीनियर, मुझे ये बता। स्कूल में तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, तो तभी तो बनोगे कुछ। फौजी पुलिस बोलते हो सारा दिन बनूंगा कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मेरे को बता। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। तो इंजीनियर पढ़ाई के बिना नहीं बनते? कैसे बनते इंजीनियर, मुझे ये बता। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं, हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. न्यूज रश में आपको दिखाते वो वीडियो तेजी के साथ हो रहे हैं वायरल। तंजानिया के खिली पॉल का एक और वीडियो वायरल हो गया है। ट्रेनिंग गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं खिली पॉल। प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला डायबिटिक केयर, ब्लड शुगर लेवल और वजन को नियंत्रित रखने वाला न्यूट्रास्यूटिकल। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा।
बड़े भैया को पहचानिए। ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in। DRS ग्रुप। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। 50 साल पुरानी रामू रतले वाली खांसी की गुणकारी दवा है कासमधु कफ सिरप और सनी हर्बल्स की एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम स्वस्थ और खूबसूरत त्वचा के लिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। आदर्श आचार संहिता लागू, 10 मार्च को नतीजे। Date of counting is 10th March 2000. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव। 10 फरवरी को पहला और 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान। All elections of 5 states will be conducted in 7. पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में होंगे चुनाव। 14 फरवरी को होगा मतदान। Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, गोवा। मणिपुर में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। Date of poll will be 27th February 2022 and date of poll। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी सभा और रथ यात्रा पर लगाई रोक। का समीक्षा के बाद जारी होगा आदेश। पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th। चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा छोटी पार्टियों को होगा बड़ा नुकसान। जिन पार्टी की कहीं सरकार नहीं है, विपक्ष जब पीएम मोदी बिना कोई प्रमाण के जब यह सब कुछ ड्रामेटाइज कर सकते हैं सत्ता के लिए, तो पुलवामा कांड भी इन्होंने ही कराया होगा। मुझे लगता है कि पुलवामा का जो मतलब कांड हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कैपेबल है, उसके लिए हमारे जवानों को शहीद करने की उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की तोपों की रेंज है, उस रेंज के अंदर प्रधानमंत्री को लाकर खड़ा करना ना उन्हें कोई डरा सकता है। मोदी के बारे में पूछना है तो पाकिस्तान और चाइना से। माननीय चन्नी जी का जो कहना है वो बोलते हैं भाई डरने वालों ने ऐसे पद पर नहीं आना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को डरने वाले नहीं है, वो तो डराने वाले हैं। उन्हें कांग्रेस को ऐसा डराया है कि उसका उद्ध्वस्त करने का जो काम है, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। साजिश के तार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अफसोस सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आपको याद होगा, ड्रामा बता रहे हैं। अब इसके जरिए कांग्रेस नेता उदित राज ने पुलवामा आतंकी हमले की एंट्री करा दी। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला और पुलवामा हमले की एंट्री करा रहे हैं उदित राज। ये विवादित ट्वीट किया उन्होंने कि पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। कांग्रेस पहले भी पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सरकार को घेरती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्यों हो रही है? और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी विरोध में क्या देशहित भूल जाएंगे? कांग्रेस के लिए पुलवामा हमला ड्रामा है क्या? और
और पुलवामा हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी के नेता? पीएम पर सवाल, पाकिस्तान को क्लीन चिट, ट्वीट पर कंफ्यूज है क्या कांग्रेस? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ हैं। एमएस बिट्टा साहब और हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। डॉक्टर उदित राज, पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। सर ये आपने क्यों लिखा? बिल्कुल इसलिए लिखा कि पीएम मोदी जब बनारस जाते हैं तो 2 फुट पर 4 फुट पर लोग उनका स्वागत करते हैं। यहाँ किसान 1.5 किलोमीटर दूरी पर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई पत्थर नहीं फेंका गया, गाली नहीं दिया, स्लोगन नहीं किया, और फिर भी कहते हैं खूनी साजिश कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस की खूनी साजिश से आपने क्या उनसे हिम्मत किया सवाल पूछने के लिए, स्मृति ईरानी से, कि कांग्रेस का कौन सा खूनी साजिश है? क्या प्रमाण है कि कांग्रेस ने खूनी साजिश किया था? सर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था? वो अलग बात है। नहीं आपके हिसाब से हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि आपके ट्वीट से मुझे समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, वो जांच की बात है और कोई खतरा नहीं हुआ था, ना कोई खतरा था ना कोई हार्म था, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की गरिमा कम किया है, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं जिंदा निकल के आ रहा हूं, पाकिस्तान क्या कहेगा, अफगानिस्तान क्या कहेगा, दुनिया थूकेगी भारत के ऊपर कि प्रधानमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा बचाई, प्रधानमंत्री ने को शोभा देता है ये ड्रामा करने का। जब प्रधानमंत्री इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये ड्रामा ही तो है, क्योंकि रैली फेल हो गई थी इसलिए ड्रामा करके वापिस आए। और एक बात, दूसरी बात है पुलवामा के मामले में आज तक किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पूछने का, या किसी आपका चैनल तो पूछ ही नहीं सकता है कि जो होम मिनिस्ट्री को रिक्वेजिशन गया था कि एयरलिफ्टिंग कराया जाए सीआरपीएफ के जवानों का, क्यों नहीं इजाजत दिया होम मिनिस्ट्री ने? क्या उनके मरने के लिए रोड से ले जाया गया जब पहले से इनपुट था? सर चैनल क्या कर सकता है डॉक्टर उदित राज? चैनल क्या कर सकता है? आप उस डिटेल में मत जाइए सर। चैनल क्या कर सकता है जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं सर? आप ऐसा लग रहा है कि आप चैनल से ही लड़ने आए हैं। नहीं सर, आप लग रहा है चैनल से लड़ने आए। मेरी बात सुने सर, आप सवाल का जवाब ये करता है। नहीं सर, चैनल को छोड़ दीजिए सर, आप अपनी राजनीति की बात कीजिए, चैनल को छोड़ दीजिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए सर। इतने वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, अगर आप इतने लो लेवल पर आकर बात करेंगे सर, आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। आपको बात करने के लिए बुलाया है, सवाल का जवाब। आपका बयान, कांग्रेस पार्टी का बयान समझा जाए कि प्रधानमंत्री की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड कुछ भी कर सकते प्रधानमंत्री। नहीं, आपका बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है तो कुछ भी कर सकते हैं सर। ये आपकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय कर सकते हैं? ये निजी राय है आपकी, कर सकते हैं। ठीक है सर, आप 4 बार बोल चुके, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सुन लीजिए ना, ये आपका बयान है, कांग्रेस पार्टी का भी बयान है? ये मेरा बयान है, ये आपका बयान है। ये जो प्रधानमंत्री ने नौटंकी की है, आपके हिसाब से कोट अनकोट, उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था सर कि नहीं हुआ? तो क्या प्रधानमंत्री का जिंदा लौट गया है? कौन सा अटैक हुआ था सर? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सर? मेरा सवाल आप सुनेंगे आपने? मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। उदित राज जी, उदित राज जी, ब्रीच उनका रोज होता रहता। उदित राज जी, और जब उदित राज जी, 3 फीट पर 4 सवाल सुनिए सर, ध्यान से प्लीज सवाल सुनिए। ये जो आपने ट्वीट में लिखा है, नाम कोटिंग, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच, प्रधानमंत्री की नौटंकी था, आपके हिसाब से? नौटंकी था, बिल्कुल नौटंकी। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? आप देखिए, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आई एम नॉट पुटिंग एनी वर्ड इनटू योर माउथ, आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन। He said no, I am answering. He said that I am returning alive. किसने मर्डरस अटैक किया था भाई? आप ये बताइए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था?
ने किसने गोली, मैं ये पूछता हूँ, आप ये बताइए ना सर। मुझे लगा आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं सर। मैं तो प्रधानमंत्री की स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, ये आप अपनी पार्टी से कहिए वो पूछे। सुन लीजिए सर, वैसे आपको ये बता दूं पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, मेरी लिमिटेड नॉलेज में। सुन लीजिए, अब आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे तो सुन लीजिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान की अभी आपको बड़ी चिंता हो रही थी कि पाकिस्तान हंस रहा होगा, अफगानिस्तान हंस रहा होगा, तो अगर इस वक्त भी पाकिस्तान देख रहा होगा तो कह रहा होगा पुलवामा कराया हमने, लेकिन कांग्रेस में बड़े महान ज्ञानी बैठे हुए हैं जो हमारी गलती को, हमारे पाप पर भी पर्दा डाल देते हैं। वो तब भी हंस रहा होगा सर, तब भी हंस रहा होगा। अरे इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने जो देश की हंसी हंसाई कराई है, पाकिस्तानी और सब लोग कह रहे हैं कि अरे तो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा कमजोरी पुलवामा पाकिस्तान ने कराया आपकी किताब में, या आप किसी और पर दोष डालेंगे? मेरे इस सवाल का जवाब अगर कोई दे दे, मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। क्या सवाल है? पूछिए सवाल पूछिए, पूछिए सवाल। होम मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं क्लियर किया कि एयरलिफ्टिंग से इनको ले जाया जाए? क्यों नहीं इजाजत दिया इनको? मैं आपका ये सवाल पूछूंगी, संजू वर्मा बैठी हैं, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पुलवामा किसने कराया? अरे भाई आप कह तो रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तब आगे देंगे। आप ये बताइए कि फाइल क्लियर क्यों नहीं किया एयरलिफ्टिंग से? पहले आप बिट्टा साहब का जवाब लीजिए, वो लगातार आपको जवाब देना चाह रहे। बिट्टा साहब नहीं, मैं कोई डिबेट तो अभी पहले आप सवाल पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिसाइड कीजिए ना, आपको करना क्या उदित राज जी? नहीं, आप सवाल भी पूछेंगे तो सवाल का जवाब तो सर ऑथोराइज लोग ही देंगे ना सर, ऑथोराइज पैनलिस्ट ही देंगे, मैं तो नहीं दे सकती हूँ सर। मैं इस डिबेट में बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ ना सर, मेरा काम आपसे सवाल पूछ। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, नो मत कीजिए। सुनिए, चले गए क्या? चलिए चले गए, वो सवालों का जवाब देते नहीं बना तो वो चले गए। बिट्टा साहब मुझे एक चीज बताइए, ये तो आप इसको भगा दिया आपने, इनको जरा रोक के तो रख दे मैडम। सर वो खुद गए हैं, सर वो खुद गए हैं, मैं तो सवाल पूछ रही थी सर। सर सुनिए मेरी बात, बिट्टा साहब मैंने नहीं भगाया सर, मैं सवाल पूछे, सवाल पूछे मैंने, खुद चले गए वो। नहीं चले गए, अब भारत माता के ऊपर भारत माता को थूक के चले गए, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हम ये कह सकते हैं भारत माता का सिर झुक गया, हम हर बात कह सकते हैं, पर ये नहीं कोई हिंदुस्तानी कह सकता, हमारे सामने पाकिस्तानी भी नहीं कह सकता कि हम भारत माता को थूकेंगे। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये इनकम टैक्स कमिश्नर, फिर आप कहेंगे मैंने गलत कह दिया, मैं तो सबूत से कहता हूँ, इसकी वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ये शिक्षा नहीं है? हमारी भारत माता को थूक के चला गया हमारे सबके सामने। क्या है राजनीति, क्या लेना गंदी राजनीति से? भारत माता के लिए हमने सबने कुर्बानी दी है, जवान भारत माता के लिए शहीद होता है। हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया, हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया। अरे राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए, सुरक्षा की कमजोरी के कारण शहीद हुए। आप इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, आपको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, वो अलग बात है, पर आप सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर बार बार मोदी को गाली दोगे। आप इलेक्शन जो कहना कह देना, पर इतने बड़े चैनल में पाकिस्तान को कहना, हमारे दुश्मनों को कहना कि भारत माँ के ऊपर थूकेंगे, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसके ऊपर बैन लगाइए। ये भाग गया, क्यों भागा? इसको पता था, इसका वो बैठा है सबसे बड़ा जवाब देने वाला MS बिट्टा, कई बार भगाया इसको चैनल पे, इसलिए भाग गया। अगर आप मुझे पहले वक्त देते तो कम से कम मेरी भारत माता को थूकने की बात ना मैं करता, वहीं आके पकड़ता। अब आप कहोगे तुम ऐसी बातें करते हो, आप जो बात करना है लॉ नहीं, और उसको पूरा आपने वक्त दे दिया, वो भारत माता को थूक के चला गया। मैं जो भी बात करता हूँ दीदी जी सबूत से करता हूँ, आप चैनल में बुला लिया करें, मैं पेपर ले आऊंगा सरकारी, मैं सब बता दूंगा, मैं कभी गलत सबूत के बगैर बात नहीं करता। पर इस आदमी के खिलाफ मैं कोर्ट में जरूर जाऊंगा, आपकी डिबेट को लेकर के इसने भारत माता को थूक दिया और सब हम बैठे तमाशा देखते रहे, हम राजनीति कर रहे। अरे बोट पकड़ी गई फिरोजपुर के अंदर, कल बोट पकड़ी गई 26/11 की तरह। 26/11 की घटना कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी, बोट के जरिए आतंकवादी आए थे। आपका वीडियो ऑफ है बिट्टा साहब, आपका वीडियो ऑफ हुआ है सर, आप प्लीज वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑफ हो गया। टेक्निकल खामी फिक्स कराएंगे। तहसीन पूनावाला,
प्रधानमंत्री की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं दो चीज आपसे अदिति जी बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि देयर इज नो डाउट कि प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री है, भले हम उनके राजनीति से इत्तेफाक रखते या नहीं रखते। इस मुल्क ने दो प्रधानमंत्री खोया है, दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, इंदिरा जी और राजीव जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल है, बड़ी विनम्रता से मैं पूछता हूँ, अगर बीजेपी के प्रवक्ता इन प्रश्नों का जवाब दे। देखिए, मैं जानता हूँ कि अगर हम ये मानकर भी चले कि पंजाब पुलिस से कोई गलती हुई, लेकिन हम ये जानते हैं कि एसपीजी इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट का एक्ट है और ये ब्लू बुक को फॉलो करता है और एएसएल बनती है। एएसएल के मुताबिक क्या एसपीजी ने प्रधानमंत्री को इजाजत दी कि वो 111 किलोमीटर सड़क से जाए बॉर्डर स्टेट पर? पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं कि एसपीजी के कॉन्वॉय के आगे चार गाड़ियां होती है, दो पायलट कार, दो वार्निंग कार। ये डिबेट पिछले 4 दिन से हो रही है, ठीक है? ये डिबेट पिछले 4 दिन से हो रही है। संजू वर्मा दे रहे हैं फ्लो, प्लीज दर्शकों की अंदर थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक सेकेंड, तहसीन पूनावाला, जिस तरह की बयानी उदित राज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट तो मैंने आपके सामने रखा, उनका ट्वीट, अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब मोदी जी हैं। ये किस तरह के ट्वीट्स हैं भाई? मुझे बताया गया कि मुझे पता नहीं था ये उदित राज पे डिबेट है। अगर उदित राज जी पे होता तो मैं शायद सोचता डिबेट पे। मुझे बताया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। तो अगर मैं वो अभी आपसे बात कर लेती हूँ ना, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपकी इस पर एक राय होगी, आपकी इस पर एक प्रतिक्रिया होगी। मैं उसको मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं, मुझे प्लीज प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रही हूँ, मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रही हूँ तहसीन। उन्होंने लिखा है अभी तक हिंदू खतरे में थे, ये उनका पिन ट्वीट है, अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब मोदी जी है। दूसरा उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो देख लीजिए। पीएम मोदी की नौटंकी ने पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोला गया था बोलने, मुझे बोला गया था प्रधानमंत्री के पंजाब उस पर। तो क्या उस पर मैं बात कर सकता हूँ? अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि आपके दर्शकों को मुझे कुछ अहम बात बतानी है। उस पर अगर संजू वर्मा जवाब दे तो। एक सेकंड रुक जाइए, संजू वर्मा को कमेंट करने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी। देती हूँ बिट्टा साहब, मैं आपको फ्लोर दे रही हूँ, प्लीज दे दीजिए मुझे 2 मिनट। कोई बात। संजू वर्मा का कमेंट ले ले पहले जी। थैंक यू अदिति जी। जो एक मुहावरा है कि यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ आपके चैनल पर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना ईमान बेच चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री का आदर तो क्या करेंगे, उन्होंने पंजाबी में क्या कहा, तेनू कोई खरोच चाहिए, आपको कोई खरोच हुई है, तेरे ऊपर किसने पत्थर छिपे, आपके ऊपर किसने पत्थर फेंक दिए, तेनू बम से किसने फोड़ दिता, आपके ऊपर कोई बम ब्लास्ट हो गया। दिस इज द लैंग्वेज। इतनी घटिया बयानबाजी एक राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ प्रतिक्रिया सेमेंटिक एसपीजी जिम्मेवार है या स्टेट के डीजीपी जिम्मेवार है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। मंडे को बहुत चीजों का खुलासा होगा। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मनीष तिवारी तो कांग्रेस के खुद के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस जगह प्रधानमंत्री का कैबिनेट रुक गया भटिंडा फ्लाईओवर पर, वो पाकिस्तान आर्टिलरी रेंज से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी में था और प्रधानमंत्री को कुछ भी हो सकता था। तब क्या यही बेशरम उदित राज, तहसीन पूनावाला, ये लोग यही बयानबाजी करते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं मोदी तो नौटंकी कर रहा है। अरे नौटंकी सबसे ड्रामेबाज तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद है। 2018 में उनकी धर्मपत्नी के सामने जो अमृतसर ट्रेन ट्रेजेडी हुई, नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े बड़े बयान दिए, जो भी विक्टिम की फैमिलीज है उनका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, उनको फ्री की एजुकेशन दूंगा, उनका मंथली किचन एक्सपेंस चलाऊंगा। अरे एक विक्टिम को एक पैसा नहीं दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े आयाराम गयाराम को एपिटोमाइज करते हैं। ठीक है मैडम, जवाब ले लीजिए तहसीन पूनावाला। नहीं है बिट्टा जी, पहले बिट्टा साहब का कमेंट। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, प्लीज सुन लीजिए। अब बिट्टा साहब देखो, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि जो टॉपिक पे मुझे बोलना था मुझे मौका ही नहीं मिला। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर, बोलिए, आवाज आ रही है सर। अच्छा, देखो अदिति जी, अब ये डिबेट तो चलेगी उतर राज्य के ऊपर ही,
आप इसको काटना काटिए, मैं तो इसको छोड़ने वाला हूं नहीं। इसने मेरी भारत माता को, आपकी भारत माता को, यह हिंदुस्तानी है, यह मुल्क का गद्दार है, थूक के गया है ये इसलिए गया है। इसका बाप बैठा था बेटा, इसका बाप बैठा था बेटा, रगड़ता इनको। अरे मेरी भारत माता को, हमारे जवानों का अपमान करके चले जाए कि हमारे जवानों को हमारे प्रधानमंत्री ने शहीद करा दिया। इतना बेशर्म आदमी, इसकी हिम्मत इतनी हो गई, कौन लगाम लगाएगा? ऐसे कत्लेआम होते रहेंगे, ऐसे वाकया होते रहेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के ऊपर चूक होती रहेगी। हमने इंदिरा गांधी खोई, हमने राजीव गांधी खोया, हमने सरदार बेअंत सिंह खोया, हम बार बार बम्बों से बचे, और अब नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। ये बोट पकड़ी गई ना, बोट कहां से पकड़ी गई? कहां से आई बोट? पाकिस्तान से आई। 26/11 की घटना हुई, कहां से आई थी बोट? पाकिस्तान से बोट आई थी। क्या हुआ? 26/11 की घटना, ताज होटल, पूरी दहशत फैलाई इस दुनिया के अंदर। अब वो आतंकवादी कहां है जो बोट आई थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू, मैं आज तक इसके खिलाफ नहीं बोला, मैं असूल में रहा। अरे तू पाकिस्तान का यार, तू बाजवे का यार, तू हमारे जवानों के कातलों का यार, तू पुलवामा में कत्लेआम करने वाले सारे जवानों का, उस बाजवे का यार, तू इमरान खान का यार, तू रख यारी अपने पास, रख यारी, पर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी मत कर, वोट की खातिर, सत्ता की खातिर। शर्म आती है आज मुझे कांग्रेसी कहते हुए, शर्म आती है। ये उदित राजद से लोग हम शामिल कर रहे हैं, ये पूनावाला साहब बैठे हैं ना, इनके अंदर भी डिसिप्लिन है, सोच के बात करते हैं, डिसिप्लिन में बात करते हैं, ठीक है बहस करते हैं, कभी कभी मुल्क के गद्दारी की बात नहीं करते। ये बदमाश आदमी, ये कांग्रेस में शामिल, कन्हैया भारत माँ तेरे टुकड़े करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर फांसी लगेगी। ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे, और हम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए हमने खून बहा दिया, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी ने दी, बेअंत सिंह ने दी, हजारों कार्यकर्ताओं ने दी। आज हम ये सुनने को देखेंगे, ये सुनते देखेंगे, भारत माता को थूकेगा, इसकी आंसी की तहसी। मैं जुबान संभाल रहा हूँ, इसकी आंसी की तहसी। अरे बिट्टा साहब मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, बिट्टा साहब मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ सर, मैं आपके आक्रोश को भी समझ सकती हूँ, आपके गुस्से को भी समझ सकती हूँ सर, आपके गुस्से को भी समझ सकती हूँ सर, लेकिन सर इसीलिए उदित राज को इस डिस्कशन में लेकर आए थे ताकि वो अपना पक्ष यहाँ पर रख सकें। भारत माता के बारे में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम कैसे मेरी समझ ये नहीं बर्दाश्त, हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, यह चीज कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती ये चीज। हम इतने खुद गर्ज हो गए, हम इतने बेशर्म हो गए, हम इतने धोखेबाज हो गए, अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करते करते हम भारत माता को थूक देते। ये हमारी औकात है। मेरे सामने होता मैं बताता, आगे से चैनल में बुलाया करो मुझे भी, और ऐसे लोगों को हम उनको बताएं। ऐसे बर्दाश्त होगा? कभी प्रधानमंत्री को गाली, कभी 40 जवानों को शहादत का अपमान, कभी भारत माता को थूकना। अरे ये हिंदुस्तानी किसने शिक्षा दी? ये इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, इसकी पत्नी इनकम, ये शिक्षा दी। शिक्षा देने वाले भी ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बदमाश को शिक्षा दी, जो हमारी भारत माता की पीठ पे चैनल पे आकर के हिंदुस्तान में थूक के चला गया। अरे हम बड़े बड़े पाकिस्तानियों को आपके चैनल में छक्के छुड़ा देते हैं, आपने देखा होगा, हाथ कांपते हैं जब उनका बाप पिट्टा आता है। और ये मेरा भारतीय, ये मुल्क का गद्दार, क्या नाम है इसका इनकम टैक्स कमिश्नर का, उदित राज, इसको तुम्हें टिकट नहीं मिली एमपी की तो तुम्हें मोदी जी से गिला हो सकता है, पर भारत माता को थूक नहीं सकता है। ये हालत हमारी देश की हो गई। अगर पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई शहीद कर देता, पूरे देश में दंगे हो जाते तो क्या होता? हम उस पर तमाश भी नहीं कर रहे, हम ट्विटर पे कह रहे, हम कहते नरेंद्र मोदी पीएम के लिए रोने चला गया कि मैं हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूं। जोश एंड होश एंड जोश, वाई जोश, गोली चला देते तो फिर ऐसा कहते जलियांवाला बाग बन गया। गोली नहीं चली तो मोदी डर के भाग गया। बिट्टा साहब आप
अपने इमोशंस पर काबू रखें। देखिए, हमने आपकी बात भी सुनवाई, हमने उदित राज की बात भी सुनवाई। हम संजू वर्मा, हर पक्ष की बात सुनवाना ये एक जिम्मेदारी है। उदित राज से भी हमने सवाल पूछे, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उस पर आपका क्या जवाब है? उन्होंने ये कहा कि सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करने का कोई फरमान आया था जिसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मुझे पूरा यकीन है उदित राज इस समय डिस्कशन जरूर देख रहे होंगे, ये डिस्कशन जरूर देख रहे होंगे, भले ही इस डिस्कशन से चले गए वो, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। आपका क्या जवाब है? अदिति जी, पहली बात तो ये, उदित राज अपने आप को बहुत बड़ा दलितों का कर्ता धर्ता मानते हैं। मैं उदित राज जरूर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसमें बी.आर. अम्बेडकर को 1952 और 1954 में लोकसभा में एंट्री नहीं आने दी। यही कांग्रेस पार्टी है जो दलित नेता बाबू जगजीवन राम की लेगेसी को तहस नहस कर दिया है। आपको यदि दलितों की इतनी चिंता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित है, उनको बनाइए ना अपनी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। आप तो कहते हैं ये बड़े सीनियर नेता हैं, आपको यदि दलितों की इतनी चिंता है तो प्रियंका वड्रा नहीं, टीएल पुनिया जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनको बनाइए ना जनरल सेक्रेटरी। इसीलिए उदित राज, आपकी जो बयानबाजी है घटिया स्तर पर आकर, ये जताती है कि कांग्रेस की मानसिकता अभी ऐसी हो गई है, यू कैनॉट विन इलेक्शन बाय द बैलेट, तो लेट अस यूज द बुलेट। आपकी ये मानसिकता है। यही नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि प्रधानमंत्री कर रहे थे। इनकी भाषा देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। जब आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं, लांछन लगाते हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी लांछन लगाते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। इसलिए उदित राज से ये कहूंगी कि है हिम्मत तो पहले चरणजीत सिंह चन्नी को बर्खास्त करो, है हिम्मत तो नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करो, है हिम्मत तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बनाओ। उसके बाद बीजेपी से सवाल पूछने की आपकी औकात तो है नहीं, सवाल पूछने की आपको चॉइस मिलेगी। नहीं संजू वर्मा, ये किस तरह की बात हुई? मैं एज अ रूलिंग पार्टी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस, राइट? सवालों के जवाब देकर कोई फेवर थोड़ी कर रहा है कोई। अगर उदित राज ने सवालों के जवाब नहीं दिए वो भी गलत था। आप अगर ये कहेंगे कि पहले ये करो देन यू विल अर्न द राइट टू आस्क अस क्वेश्चन, मैम ये किस तरह की बात है? नहीं, सही बोला आपने अदिति जी, हमको सत्ताधारी पार्टी है, हर किसी के सवाल का जवाब हम देंगे। बात यहाँ सवाल की नहीं है। क्लियरली ब्लू बुक के सेक्शन 14(1)(4) ऑफ दी एसपीसी एक्ट में लिखा है साफ शब्दों में कि एसपीसी का जो जिम्मेवारी है दैट इज ओनली टू प्रोवाइड प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी। जो इमीडिएट कॉर्डन होता है प्रधानमंत्री के आसपास, सैनिटाइज करना प्रधानमंत्री का रास्ता, इनपुट देना डीजीपी को, ये काम पंजाब पुलिस, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के होम सेक्रेटरी, पंजाब के होम मिनिस्टर, इन सबका दायित्व है। मुझे बात बताइए, उदित राज जहाँ पर आकर ठीक है, बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए मैम, सुनिए प्लीज सुनिए। बिट्टा जी, देखो मैडम त्यागी जी, ये बहुत ही सीरियस मामला है जो वोट पकड़ी गई है, बहुत सीरियस मामला है। क्या वो आतंकवादी घटना करने आए थे कोई? हेलो जी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, क्या वो आतंकवादी कोई बड़ी घटना करने आए थे 26/11 की तरह? वो आतंकवादी कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। और हम डिबेटों के अंदर तू मैं कर रहे हैं, कई दिनों से देख रहा हूं, अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। अगर उसको कुछ हो जाता पूरे देश में दंगे हो जाते, इसको कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। कभी कहते हैं नोट जागी, कभी कहते पत्थर नहीं फेंका। कल हरीश रावत, इतने सीनियर लीडर, बम फट जाता आधा घंटा नहीं। आतंकवादियों को हमला करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड चाहिए। ये रिमोट दबाना, रिमोट ऐसे ठक और गए, मोदी जी गए और आपकी पॉलिटिक्स पूरी हो गई। अरे हम इतने पढ़े लिखे लोग, हम इतने इंटेलिजेंट लोग, हम चीफ मिनिस्टर रहे, हम होम मिनिस्टर रहे, हम बड़ी बार मंत्री रहे, और हमारे जैसे लोग सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंदी पॉलिटिक्स करते हुए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर देंगे?
जब हमारी इंदिरा गांधी चली गई थी हमें पीड़ा नहीं हुई थी? जब राजीव गांधी चले गए तो हमें पीड़ा नहीं हुई थी क्या? जब सरदार बेअंत सिंह चले गए तब पीड़ा नहीं हुई थी? उस वक्त कहां थे हम? उस वक्त पीड़ा नहीं हुई क्या हमें? आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर कोई साजिश चल रही है, 10 किलोमीटर पाकिस्तान है, वो ड्रोन से हमला कर सकता है, वो किसी तरीके से माइंस लगा सकता है। सारी 1 साल पहले का वीडियो आपने दिखाया, किस तरीके से जो कुछ हुआ 1 साल पहले का वीडियो फौरन से पड़ा। कब से ये प्लानिंग बनी, कौन उनके बीच में साजिश कर रहा था, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, पीएम दुनिया से चले जाए तो चले जाए, पर हमारी वोट बैंक, हमारी कुर्सी सत्ता हमारी खड़ी रहनी चाहिए। ये किसानों के ज्यादा हमदर्द बनते हैं क्या? हिंदुस्तान के अंदर किसानों को कब आपने नहीं कहा, कब मैंने नहीं कहा, कब पूना वाले ने नहीं कहा, कब वर्मा जी ने नहीं कहा? किसान हमारा अन्नदाता है भाई, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें रोटी देता है, किसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, हमारे कंधों पे हम बिठाने वाला है, कहते हैं ना। पर अगर किसान की शक्ल में पीछे बन के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर दे तो किसान अकेला देश को चलाता है क्या? आज कहता हूं, आप एक अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप देश की जनता को जगाते हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर मौत का कफन बांध करके घर घर में जाते हैं। पता नहीं आप त्यागी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हम सब अपने अपने मिशन में काम करते हैं, जवान करता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको अलग कर दोगे। को कपड़े का व्यापारी है, को लोहे का व्यापारी है, को रिक्शा चलाता है, को रेस्टोरेंट चलाता है, को होटल चलाता है, वो किसी खाते में नहीं आता। वो घटिया लोग हैं क्या? यही लोग हैं क्या? आपको पूछना चाहता हूं त्यागी जी मैं, और इनके चंद बदमाशों को जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगा के रास्ता रोका। कोई किसान नहीं, अच्छा किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या आपसे फ्री रोटी खाते हैं हम? पूछिए इनको, अपने पैसे देकर रोटी खाते हैं हम, होटल में जाते हैं उसका बिल देते हैं हम। और याद रखना, इनको कह देना चाहता हूं रास्ता रोकने वालों को, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के लोग अपन से नफरत करेंगे। ये पगड़ी से नफरत करनी शुरू कर दी लोगों ने। मैं कहना नहीं चाहता हूं, अगर है इनका नहीं तो नहीं बेटा साहब, नहीं बेटा साहब, इस तरह की बातें नहीं बेटा साहब, आपके इमोशंस में समझ सकती हूँ। ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है। नहीं सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, जी न्यूज के मंच से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपकी पगड़ी नहीं है, ये हर भारतीय की पगड़ी है। और पूरा भारत प्यार करता है, पूरा भारत प्यार करता है। प्लीज प्यार करता, मेरी बात ना, एक मिनट रोकिए मत। तिरंगे झंडे का जब अपमान हुआ, हिंदुस्तान हमें इज्जत देता है, इस पगड़ी को दुनिया इज्जत देती है। यह सिख कौम सिखों की नहीं है, यह सिख कौम दुनिया की कौम मानी जाती है। यह सिख कौम मानवता की रक्षा की मानी जाती है। यह सिख कौम के गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत दी थी। यह सिख कौम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे छोटे बच्चों को नियों में जन्माया गया था। फिर यह खून से सजी हुई पगड़ी हमारे जैसे पापी गुनाहगारों को सिर पे मिलके गुरु महाराज ने सजा दी, और हम पगड़ी पे तलवानी बन के हाथ काटते हैं, हम तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। हम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है, दुनिया में क्या मैसेज देते हैं, पाकिस्तान को क्या मैसेज देते हैं? पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी आ गए, सऊदी अरब दुबई से आ गए, उनका स्वागत हुआ, दुनिया से आ गए। हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर 10 किलोमीटर पाकिस्तान, तो क्या इस पगड़ी को लोग कितना मान सम्मान देते हैं? हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जुन सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान का